देखिए, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों आप पर भरोसा करेगा? कहने का मतलब है कि पहले अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर निकलिए घर से और उस काम को फिनिश करके ही घर वापस जाइए। कहने का मतलब है कि अगर आपने टारगेट बनाया कि मुझे यूपी पुलिस क्वालीफाई करना है या फिर यूपीएससी क्वालीफाई करना है, तो आप जो है अपने सारे काम को त्याग दीजिए, पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, उसको कंप्लीट करने के बाद जो है फिर घर लौटिए। और इसके लिए देखिए आपके अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज है 12 जुलाई, आज की वीडियो में टोटल 15 करंट अफेयर पे हम डिस्कस करेंगे और आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि 15 करंट अफेयर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय गंवाए बिना। देखिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे अर्धवार्षिकांक का, तो ये पीडीएफ तैयार हो चुकी है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वीडियो के, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जनवरी से लगाए जून तक के सभी करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं केवल एक ही पीडीएफ के माध्यम से। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को हम 10 जुलाई को हर साल मनाते हैं और देखिए इस साल 65वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। और सवाल ये उठता है कि इस बार का जो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है ये कहाँ पे मनाया गया? तो देखिए इस साल राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में जो आपका राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 है इसको सेलिब्रेट किया, यानी कि हैदराबाद में इसको मनाया गया। और प्रत्येक वर्ष आपको बता दूं ये वार्षिक कार्यक्रम प्रोफेसर डॉक्टर हरिलाल चौधरी और उनके सहयोगी अली कुन्ही को 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के अंगुल में प्रमुख कार्प के प्रजनन यानी कि मछली के प्रजनन में कार्प पिट्यूटरी हार्मोन अर्क के प्रशासन के माध्यम से देश में पहली बार प्रमुख कार्प को के सफल प्रेरित प्रजनन को यानी कि रिप्रोडक्शन को प्राप्त करने में इनके योगदान के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम 10 जुलाई को हर साल मनाते हैं। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया जिन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था? देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय इंटरनेट का जनक कौन है? तो देखिए बीके सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है। इनको इंडियन इंटरनेट यानी कि भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था। आपने एक कंपनी के बारे में सुना होगा BSNL, ठीक है, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके विकास में इन्होंने बीके सिंघल ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। देखिए बीके सिंघल को बीएसएनएल के अध्यक्ष के रूप में नौकरशाही बाधाओं के माध्यम से आगे बढ़ने की क्षमता के लिए इन्हें अनौपचारिक रूप से बुलडोजर के रूप में भी जाना जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है इन्होंने बीएसएनएल को जो है 1991 में 125 मिलियन डॉलर की जो कंपनी थी इसको बढ़ाकर 1998 तक 1.65 बिलियन डॉलर की संचार कंपनी बना दिया, यानी कि 125 मिलियन डॉलर से 1.65 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई बीएसएनएल बी के सिंघल के नेतृत्व में। इसीलिए इनको जो है बुलडोजर के नाम से जाना जाता था और इनको भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था। अगला कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए रोहित शर्मा जो है ये 300 चौके जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखिए इन्होंने हाल ही में 9 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में अपनी 31 रन की पारी के दौरान ये उपलब्धि हासिल की और ये अब जो है 301 T20 इंटरनेशनल चौके अब तक जो है चढ़ चुके हैं। और देखिए आयरलैंड के पार स्टर्लिंग जो है इनके नाम से पुरुष T20 इंटरनेशनल में 325 चौके हैं जो कि सर्वाधिक चौके जड़ने का एक रिकॉर्ड है। तो देखते हैं 325 चौके का ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं। वैसे तोड़ देंगे, जब 301 हो ही गया है, ठीक है, तो 325 भी हो जाएगा। तो रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 300 चौके कंप्लीट कर लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिकांक का पीडीएफ तैयार कर दिया है जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।
और चौथा प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस को हम 11 जुलाई को मनाते हैं हर साल, और 2022 के लिए इसका थीम रखा गया है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। और देखिए जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है, इस दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया। तो देखिए भारत ने भी हाल ही में श्रीलंका को 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। देखिए जो भारतीय उच्चायोग यानी कि इंडियन हाई कमीशन है, इसने बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों के तहत ये मदद जो है श्रीलंका को दी गई है, यानी कि 44,000 टन से अधिक यूरिया दिया गया है। वैसे धान की बुआई चल रही है, अगर श्रीलंका को ये धान की बुआई के लिए यूरिया मिल जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे जो खाद्य संकट है वो कम होगा। क्योंकि देखिए रिसेंटली अभी जो है श्रीलंका ने कहा था कि हम पूरे देश में अब जो है जो ये केमिकल फर्टिलाइजर इसका यूज नहीं करेंगे, केवल जैविक खेती होगी। तो इससे क्या हुआ, देखिए अचानक किसी चीज़ में परिवर्तन होगा तो नुकसान तो होगा ही। वैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर है देखिए इससे जो है उत्पादन क्षमता तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। छठवां कि हाल ही में नेपाल ने पहली बार किस देश में को जो है सीमेंट का निर्यात शुरू कर दिया। देखिए नेपाल जैसा एक छोटा सा देश जो है ये भारत में अब सीमेंट बेच रहा है अपना। नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू कर दिया है और लगभग 3,000 बोरियों की पहली खेप 8 जुलाई 2022 को नेपाल ने भारत को भेजा था। देखिए अभी हाल ही में नेपाल की सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए सीमेंट निर्यात पर 8% सब्सिडी देने की घोषणा की थी। यानी कि कोई भी कंपनी जो है विदेश में अगर सीमेंट बनाकर भेजती है तो उसको 8% सब्सिडी मिलेगी उस कंपनी को। और आपको बता दूं नेपाल में 50 से अधिक सीमेंट की कंपनियां हैं जिनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 22 मिलियन टन है। और अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंघे, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि आपने टीवी पर देखा ही होगा जनता इनके आवास में, इनके बेडरूम में घुसकर इनका विरोध कर रही है, भगा रही है कि जाओ तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। देखिए श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने जो है 9 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया था। और विक्रम सिंघे जो है ये 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि अभी तुरंत कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बने और फिर इस्तीफा दे दिया इन्होंने। और अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है। तो देखिए विजय माल्या को भी हाल ही में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है और इनको जो है कोर्ट से जानकारी छुपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में जो है ये सजा हुई है। खैर इनको पकड़ा तो नहीं गया है लेकिन सजा हो गई है 4 महीने की। और इससे भी ज़्यादा हंसी तब आएगी आपको जब मैं अगली चीज़ बताऊंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा के साथ साथ 2,000 रुपये का इस पर जुर्माना भी लगाया। मतलब 2,000, देखिए इतना छोटा अमाउंट का जुर्माना इस पर लगाया गया है। कम से कम मिलियन बिलियन में जुर्माना तो समझ में भी आता है। आजकल देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी मुझे लगता है बिक गए हैं। बताइए 4 महीने की जेल हो रही है भाई साहब को और 2,000 रुपये का जुर्माना लग रहा है इतना बड़ा घोटाला करने के लिए। देखिए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोर्ट ने माल्या के परिवार के सदस्यों को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर उन्हें भेजे गए $40 मिलियन का जो अमाउंट है ये बैंक को लौटाने का आदेश दिया है। देखिए ये इतना चुट्टा आदमी है, ये $40 मिलियन जो है ये लेकर भाग गया है भारतीय बैंकों का। और जुर्माना कितना लग रहा है, 2,000 रुपये का। हंसी वाली बात है। नवा प्रश्न है कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो देखिए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो फार्मूला रेस था इसको चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और चार्ल्स लेक्लर की ज़िंदगी की ये पहली फार्मूला 1 रेस है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। देखिए जो आपके फरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर, इन्होंने विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन को जो है हराकर इस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है। आपको बता दूं जो आपके रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन है ये दूसरे स्थान पर है इस रेस में। पहले स्थान पर कौन रहा, चार्ल्स लेक्लर, जो कि किसके ड्राइवर हैं, चार्ल्स लेक्लर फरारी के ड्राइवर है, याद रखिएगा।
और देखिए मर्सिडीज के जो 7 बार के विश्व चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन, ये तीसरे स्थान पर रहे थे ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 फार्मूला 1 रेस में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर माई होम इंडिया के द्वारा युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए माई होम इंडिया के द्वारा जो युवा सम्मेलन है ये भी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें जो है पार्टिसिपेट किया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और आपको बता दूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि युवा देश का वर्तमान और भविष्य हैं। और 11वां प्रश्न की हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया। तो देखिए अभी हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक दोनों पर जुर्माना लगाया है और कितना कितना जुर्माना लगाया दोनों बैंकों पर ये अमाउंट याद रखिएगा। देखिए आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जो फेडरल बैंक है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इस पर 5.72 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। किसने? आरबीआई ने। और देखिए इस कार्रवाई के पीछे बड़ा कारण ये है कि इन दोनों बैंकों ने केंद्रीय बैंकों के केवाईसी के कुछ नियमों का पालन नहीं किया था। देखिए केवाईसी, अगर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो पूछेगा कि केवाईसी का फुल फॉर्म बताओ। देखिए केवाईसी का फुल फॉर्म है, के का मतलब हो गया नो, वाई का मतलब हो गया योर, सी का मतलब हो गया कस्टमर, यानी कि नो योर कस्टमर। इसके लिए क्या होता है, कुछ डाटा वगैरह लिए जाते हैं, जैसे कि केवाई। देखिए कभी बैंक में आप अकाउंट खुलाने जाएंगे, कहेंगे भैया अपनी केवाईसी जमा करो, यानी कि आप अपना पहचान पत्र दो, मतलब निवास प्रमाण पत्र या फिर अपना जो पहचान पत्र है व्यक्तिगत वाला, ठीक है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें मांगते हैं केवाईसी के रूप में। अगला कि हाल ही में नोकिया ने नेटवर्क रोबोटिक्स में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने के लिए किस शिक्षण संस्थान के साथ साझेदारी की है। तो देखिए नोकिया ने हाल ही में नेटवर्क रोबोटिक्स में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने के लिए जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। बेंगलुरु में ये नोकिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा इस समझौते के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान के अंतर्गत। देखिए नोकिया ने आईआईएससी बेंगलुरु में नेटवर्क रोबोटिक्स में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने के लिए ये समझौता किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से। और ये जो सेंटर बनेगा आईआईएससी बेंगलुरु में, तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ये 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स और उन्नत संचार टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकियों से जुड़े अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। और देखिए ये औद्योगिक स्वचालन, कृषि और आपदा प्रबंधन में भी यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो है उपयोग के मामलों को विकसित करेगा। अगला है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बन गए। तो देखिए जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसके नए चीफ बन गए हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। और आपको बता दूं जो ब्रजेश कुमार उपाध्याय हैं ये पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर काम करेंगे। तो याद रखिए कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए चीफ कौन बन गए हैं, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। और देखिए जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और नाम से लगता है अगर ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, गोवा में ही होगा। अगला है कि हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए जो आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड है जो कि काम किस पे कर रही है, बुलेट ट्रेन पे, ठीक है। तो इसके नए एमडी बन गए हैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया था। और जब सतीश अग्निहोत्री बर्खास्त कर दिए गए तो इनके स्थान पर फिर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक हाल ही में अपॉइंट किया गया। देखिए जो आपका राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो देखिए हाल ही में अलवारो लारियो को जो है जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, इनको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जिसको हिंदी में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष कहते हैं, इसके गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपकी स्पेन के अलवारो लारियो हैं ये 1 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे और 4 साल तक जो है अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि 4 सालों के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। और ये जो है गिलबर्ट होंगबो का स्थान लेंगे इस पद पर, जिन्होंने 2017 से जो है जो आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है यानी कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है इसका नेतृत्व कर रहे थे।
देखिए जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, यानी कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है, इसकी स्थापना दिसंबर 1977 में इटली के रोम में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए जितने कंजूस भाई बहन लोग हैं उनसे अब अपील है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और आपसे बस यही उम्मीद रहती है कि आप अधिक से लाइक करेंगे। इसको अधिक से अधिक मत कीजिए, कम से कम 2 लोगों को आप डेली शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो सब लोग 2 लोगों को शेयर करेंगे तो धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगी। देखिए एक शिक्षक की खुशी तब मिलती है जब उसका क्लासरूम खचाखच भरा होता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लासरूम को भरिए, संख्या बढ़ाइए। देखिए आज के क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन वात्सल्य जो है ये किस केंद्रीय मंत्रालय के दौरान लागू की गई योजना है, बताइए इसको। और अगला कि हाल ही में किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिल गई है, इस राज्य का नाम बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस स्थान पर बान ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, बताइए। चौथा कि 1 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर की गिरावट के साथ कितना हो गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया है, इस संस्थान का नाम बताइए। नहीं बता दो, कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए सुनिए का पहला प्रश्न है कि G20 के नए शेरपा कौन बने। तो देखिए अभी हाल ही में अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है इस पद पर। और अगला था कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी नेता का निधन हो गया। तो देखिए ये फ्रीडम फाइटर गांधीवादी नेता थे पी गोपीनाथ नायर। और तीसरा था कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की अनुमति दी। तो देखिए इन बैंकों की संख्या 3 है। और चौथा था कि हाल ही में किसे 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद पर नामित किया गया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं आर दिनेश, इनको CII के अध्यक्ष पद के लिए जो है नामित किया गया है हाल ही में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। पांचवा था कि हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए सुरंजन दास को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया था।